वो आपका एसेंडिंग कोलिंजाइटिस में होता है, वो यूटीआई या पाइलोनेफ्राइटिस के अंदर, बाकी क्रॉनिक मलेरिया में भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप चिल्स एंड राइकर्स कह रहे हो तो फिर इसका मतलब ये है कि वो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के चांसेस उसमें हैं। उसमें भी अच्छा, चिल्स और राइकर्स में फर्क है, क्या फर्क है? चिल्स में जो है ना बंदे को सर्दी ज्यादा फील होती है, और राइकर्स में जो है ना ठंडा जो है ना वो कांपता है। ठीक है, तो चिल्स और राइकर्स दोनों जो है वो मलेरिया में आती हैं, लेकिन खाली चिल्स जो है वो आपको ये इसमें बाकी के फीवर्स में आ सकती है, और बाज का दोनों इकट्ठी। तो चिल्स एंड राइकर्स के साथ था फीवर टाइम, उसका टेम्परेचर थर्मामीटर पे रिकॉर्ड किया था या नहीं, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कितना होता था? 100, 101, 102, 103 या 99 ही होता? तो ये सारी पूछने, ये इन सब की बन रही है ना, सेंस बन रही है कि नहीं बन रही है? चलें आगे चलें। ऑन सिस्टमैटिक रिव्यू है अभी बाकी तो मसल एक्स तो बता दो। देखो बॉडी एक्स है, अब हमने ये तायुन करना है कि वो बॉडी एक्स जो है वो जॉइंट पेन्स को तो नहीं कहीं कह रहा। हमारा बाकायदा हमने जो फीवर की विधि ली है उसमें हमने कहा कि टीबी हो सकती है, मेलिग्नेंसी हो सकती है, मस्कुलोस्केलेटल में ऑटोइम्यून डिजीजेस हो सकती हैं। ठीक है, तो ऑटोइम्यून डिजीजेस में जॉइंट पेन्स की आपने उससे स्पेसिफिकली पूछना था कि जो आपको बॉडी पेन्स होती हैं वो खास कोई हड्डियों में होती हैं या जोड़ों में होती हैं या किस तरीके से होती हैं? चलो आगे चलो। और डिक्रीज ओरल इनटेक, भूख नहीं लगती या खाया नहीं जाता? चलो चलो बताओ सिस्टम On systemic review, in CNS, he has headaches with blackouts, no fits and no dizziness and no blurring or vision. On CVS examination, he has no breathlessness, but he gave history of hypotension. On GIT examination, he has no vomiting, but has change in appetite with weight loss. And उसमें वो बता रहा कितना है वेट लॉस हुआ 6 से 7 किलो इन हाउ मेनी मंथ्स? 1 month. मानना ठीक है। And on urinary examination, रेस्पिरेटरी किधर गया? अच्छा, he has no polyuria, but has burning sensation and no gas source. He has no history of diabetes mellitus and no history of asthma. नहीं रेस्पिरेटरी सिस्टम में कफ का नहीं पूछना। On respiratory, he has no cough or no hematopoiesis and no change in breathing sound or no change in pattern of respiration. And on musculoskeletal, he gave history of body aches with no ache in joints. मैं स्पेसिफिकली पूछ रहा था कि जोड़ों में दर्द नहीं थी, Yes, ma'am. सब में दर्द थी। ठीक है आगे चलो। एंड ब्लड में लम्प्स एंड बम्प्स नहीं पूछ रहे थे? मैं वो बॉडी में पूछा था आपको जिसमें कहीं पे कोई मास वगैरह तो नहीं है, वो निकालनी है। फिर आपका क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस? मैं इसमें तो हमने आपकी हिस्ट्री कंप्लीट है, पास हिस्ट्री पूछी, ड्रग हिस्ट्री पूछी, सर्जिकल पूछी, बताओ। मैं कोई सर्जिकल हिस्ट्री नहीं थी, पास हिस्ट्री में उसको कोई हमारे वगैरह पहले कुछ नहीं था, और जो है ना ड्रग हिस्ट्री में वो जो ड्रग जो था आयरन वगैरह ये यूज करता था, तो मैं उसको कोई एलर्जी हिस्ट्री भी नहीं थी, और सोशल इकोनॉमिक हिस्ट्री में मैं वो मतलब के मिडिल क्लास थे। सीरियस का सिस्टमिक रिव्यू नहीं बताया आपने, क्योंकि पैल्पिटेशन थी उसको या नहीं थी, कोई चेस्ट पेन थी कि नहीं थी? मैम सीरियस में उसको कोई ब्रेथलेसनेस नहीं थी, और उसने जो है ना उसने सीरियस में जो चीज़ बताई है जो है ना उसको बाद का उसका बीपी जो है ड्रॉप हो जाता है। पैल्पिटेशन की हिस्ट्री क्यों? मैम उस तरफ माइंड नहीं है। तो माइंड क्यों नहीं किया? यही तो मैं आपकी प्रैक्टिस करवा रही हूँ कि जब आपने प्रेजेंटिंग कंप्लेंट लेनी है तो आपने देखना है कि हर सिस्टम में से इसकी क्या कॉज हो सकती है। अब आईवी ड्रग अब्यूजर है तो तुम्हारे ज़हन में तो फौरन क्लिक करना चाहिए था कि ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो सकता है, और उससे रिलेटेड तुम्हें सारे सवाल करने चाहिए थे, तो वो क्यों नहीं किए तुमने? ठीक है ना, एक हो सकता है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस आईवी ड्रग अब्यूजर के साथ, दूसरी क्या चीज हो सकती है आईवी ड्रग अब्यूजर के साथ जो फीवर करेगी? यस, और एचआईवी जो है वो हर सिस्टम पे उसने इफेक्ट करना है।
और उसमें CD4 काउंट आपकी कम होगी और उसको बार-बार इन्फेक्शन हो मरीज को, ये चाहिए हो सकता है, ठीक है। साथ तुमने एक क्लू मुझे दिया कि बर्निंग मिक्चुरेशन भी थी, लेकिन उसके साथ आपने कुछ पूछा कि भी पेरिऑर्बिटल पफिनेस या कोई एडिमा वगैरह स्वेलिंग वगैरह की। मैम उसने हमें जो है ना जिसम पे किसी से उतना छूने दिया है और क्वेश्चन पूछे वो यही कह रहा था कि जो है ना मेरे जोड़ों में कहीं पे भी दर्द नहीं है, कहीं पे भी कोई सोजिश वगैरह नहीं है और जो उसके फेस में भी कोई सोजिश वगैरह ये वही मरीज है ना मैंने आपको दिया था, यस मैम, सेम पेशेंट है। यस मैम, साइड वाले। हाँ हाँ। अच्छा, तो फिर इसकी आप क्या आपके ख्याल में डिफरेंशियल बनते हैं? मैम हमें तो लग रहा था कि जो है ना इसको मे भी कोई मेलिग्नेंसी हो सकती है। एब्डोमिनल पेन का आप बता रहे थे, Yes, वो तो ma'am. बताएं। यस मैम, तो मैम उसको एक्यूट एब्डोमिनल पेन था और जो है ना ज़्यादा जब वो कोई चीज़ खाता है तो तब होता है। आपकी हिस्ट्री जो है ना उसमें देखिए ना आपने जीआईटी का मुझे सिस्टमिक रिव्यू बताया, हालांकि एब्डोमिनल टीबी का मैंने आपसे जिक्र किया था कि टीबी किसी भी जगह की हो सकती है। देखो हमने क्या बनाई चीजें, टीबी बनाई थी, मिलिग्नेंसी बनाई थी, मस्कुलोस्केलेटल बनाया, ठीक है, और इसके अलावा सीवीएस में इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हमने बनाया है और एचआईवी भी। अब टीबी लंग्स की भी हो सकती है, पेट की भी हो सकती है, ठीक है। तो आपने मुझे बताया ही नहीं सिस्टमिक रिव्यू में कि मैडम देयर वाज हिस्ट्री ऑफ एब्डोमिनल पेन, ठीक है, और उसके बाद आप बताएं कि डायरिया ऑल्टरनेटिंग विद कॉन्स्टिपेशन था या नहीं था, ठीक है, कांटेक्ट हिस्ट्री टीबी की वो किसी की मैम थी फैमिली में किसी ने टीबी हिस्ट्री नहीं, लेकिन कुछ आपने बावल पेजेस मैम पूछा था जो है ना उनको जो पूछा तो आपने बताया तो नहीं ना बेटा। जब तक आप मुझे नहीं बताओगे हाउ टू आई नो कि पेशेंट ये जो बच्चा है इसने इस चीज के बारे में सोचा है या नहीं सोचा। देखो सिस्टेमिक रिव्यू जो है वो आपने करना है अपनी जो डिजीजेस का डीडी आपने बनाया हुआ है उस हिसाब से। आपने बनाया है टीबी, आपने बनाया है मेलिग्नेंसी, आपने बनाया है ऑटोइम्यून, आपने आईवी ड्रग अब्यूजर होते हुए इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस बनाया है, आपने बनाया है एचआईवी। अब आपके जो सवालात हैं सिस्टेमिक रिव्यू के अंदर वो उस पैटर्न पे चलेंगे, उस सीक्वेंस में चलेंगे। टीबी के लिए सबसे पहले आप सवालात करोगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम को आप खंगालें, उसको मेलिग्नेंसी के लिए भी खंगालें और टीबी के लिए भी खंगालें। उसके बाद आप जो है उसको जीआरटी के लिए खंगालेंगे, उसमें एब्डोमिनल पेन थी, किस जगह पे थी, लोअर एब्डोमिन में थी, अपर एब्डोमिन में थी, रेडिएट कर रही थी, नहीं कर रही थी, उसके साथ जो है वो उसको कोई ऑल्टरनेटिंग बाउल हैबिट्स तो नहीं थी, कांटेक्ट हिस्ट्री तो नहीं थी। फिर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की हिस्ट्री लेंगे, चेस्ट पेन, कोई पहले से पास्ट हिस्ट्री में कोई वेलुलर हार्ट डिजीज तो नहीं थी उसको, कोई बताया और डॉक्टर ने कहीं। फिर उसके बाद आप जो है वो शेयरिंग ऑफ नीडल्स के बारे में भी पूछें कि नीडल जो आप यूज करते थे आईवी ड्रग यूजर वो कैसी नीडल्स होती थी, वो शेयर करते थे या कैसा होता था सारा, वो आपने पूछना था। इसमें तो कुछ भी नहीं मुझे आपने बताया। स्टेप 1 पे आपने प्रेजेंटिंग कंप्लेंट लेनी है, स्टेप 2 में आपने देखना है कि ये कंप्लेंट्स किस किस सिस्टम में किस डिजीज में पर्टेन हो रही है, मोटी मोटी, ठीक है, जो कॉमन है। उसके बाद आपने हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस लेनी है और वो लेने के बाद सिस्टेमिक रिव्यू में जो डिजीजेस आपने सोची भी हैं पहले उनके सिस्टम्स को पूछ लें। Am I making myself clear? समझ आ रही है? ठीक है, आपने अगर सोचा है टीबी के बारे में तो पहले उसकी हिस्ट्री ले लें। आपको लग रहा है कि एब्डोमिनल पेन इसको हो रही है, समथिंग रिलेटेड टू एब्डोमेन, तो पहले उसकी हिस्ट्री को ले लें, दूसरे नंबर पे ले लें या पहले नंबर पे ले लें, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका नंबर 1 डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है। मैंने जो बनाया था मुझे लग रहा था इसके लिए ना इस्केमिक एंटेरोकोलाइटिस है क्योंकि जो इस्केमिक एंटेरोकोलाइटिस। यस मैम। अच्छा, आप इस्केमिक एंटेरोकोलाइटिस क्या होता है? मैम उसमें जो ड्रग अब्यूजर अगर वो कोकेन यूज कर रहे हैं तो उसमें मैम मुझे पता है कोकेन कितनी महंगी है। यस मैम वो उसमें जवाब नहीं देना। मैं अगर तुम्हें कहूँ ना कि तुम कोकेन ले लो तो तुम नहीं ले सकते। यहाँ तो चर्च कितनी महंगी है, गरीब लोग हैं, ठीक है, डॉक्टर अफोर्ड नहीं कर सकता, तो तुम्हें बोला था कोकेन जो है उसने यूज की होगी और उसकी हिस्ट्री इतनी होती है पुरानी 1 महीने की, और उसमें बुखार कहाँ से आ गया? मैम एंटेरोकोलाइटिस की वजह से बाद में जब वो स्कीमा हो जाता है तो फिर उसमें साथ में फीवर भी आता है तो 1 महीने का। यस मैम, क्योंकि वो साथ में कह रहा था कि उसकी जो है ना वो कोकेन स्निफ की जाती है, आईवी तो नहीं ली जाती ना। यस मैम। कोकेन को स्निफ करेंगे यस और वो बहुत अमीर लोग होते हैं। इमरान खान के बारे में सुना है कि वो करते हैं। अजीब लोग हो तो हैं, समझ आ रही है मेरी बात की? बाउल हैबिट्स मैम जीएटी बाउल हैबिट्स अभी जो है ना 1 to 2 टाइम्स स्कूल पास कर रहा है
और जो है ना उसको जब जो है ना मतलब हफ्ते में एक बार उसको जो है ना डायरिया होता है, तो साथ में उसको क्यों डाउन होता है, तो मैं इस तरह ज़्यादा तो जो है ना उसको उसके डाउन भी एग्जाम करो, तो उसने वो एग्जाम ही नहीं करने दिया। कॉन्स्टिपेशन थी, डायरिया ऑल्टरनेटिव विद कॉन्स्टिपेशन। नो मैम, कॉन्स्टिपेशन नहीं थी, सिर्फ उसको 5 साल जो है ना वो डायरिया होता था। और पेन कैसी कहाँ थी, एब्डोमेन के किस हिस्से में थी? मैम पूरे पेट भी वो कह रहा था दर्द, क्योंकि उसने हाथ से लगाई थी, मैं स्पेशली लोकलाइज कर सकूं। शेप देख ली थी आपने एब्डोमेन की, इंस्पेक्शन कर ली थी? मैं कैसे हाथ की बॉडी पे किसी से देखने भी नहीं दिया था। डिस्टेंडेड एब्डोमेन था उसका, डिस्टेंडेड एब्डोमेन। स्टेशन में था, लेकिन मैं ना ज्वाइंट तक नहीं दे रहा था, कोई किसी बॉडी किसी पार्ट हाथ लगाने दे रहा था, सही। ना कपड़ों को कुछ भी। चलिए ठीक है जी, आपको मैंने अप्रोच बतानी थी कि आपने इस तरीके से पेशेंट को अप्रोच करना है। अब जो इसको अगर मैं एग्जामिनेशन माइनस करके सिर्फ इतना एग्जामिनेशन हमारा था कि वो कर सके थे हम इंस्पेक्शन पे कि पेशेंट एक तो पेल था, वेस्टेड था और साथ उसकी टमी पे ट्यूबर, तो हम जो इसमें मजीद नैरो डाउन करेंगे एग्जामिनेशन के ऊपर अपना डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ठीक है, जो हमने टीबी, मैलिग्नेंसी, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स ये बनाए थे और किडनी का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, इन्फेक्शंस वगैरह, उसको मजीद नैरो डाउन करके अब हम आ जाते हैं एब्डोमिनल के ऊपर कि जो कुछ भी सिलसिला कार है वो एब्डोमेन में चल रहा है। अब वो एब्डोमिनल टीबी भी हो सकती है, वो कोई भी इंट्रा एब्डोमिनल मैलिग्नेंसी भी हो सकती है, ठीक है, जिसकी वजह से पेशेंट का इंटेक भी कम है, भूख का भी नहीं आपने डिक्रीज हो रही है, वो टीबी हो सकती है, वो मैलिग्नेंसी हो सकती है, ठीक है, वो कोई भी इंट्रा एब्डोमिनल पैथोलॉजी है, ठीक है। अब हम इसके लिए क्या इन्वेस्टिगेशंस करेंगे? सीबीसी पर स्टार्ट करेंगे इसमें। अगर आप इसको नॉन स्पेसिफिक लेके, मैं स्पेसिफिक की बात Ultrasound। सबसे पहले आप अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन करेंगे एंड व्हाट डू यू एक्सपेक्ट टू सी इन टीबी? एब्डोमिनल मास होगा उसको कहीं ना कहीं, किस जगह? राइट साइडेड इलियोसिकल एरिया इज द मोस्ट कॉमन प्लेस जहां पर एब्डोमिनल टीबी हिट करती है। तो इलियोसिकल एरिया के इर्द गिर्द कोई लिम्फ नोड्स, कोई मेसेंटेरिक थिकनिंग आपको नजर आ सकती है, ठीक है, तो वो हो सकता है लिम्फोमा अगर हो या कोई ल्यूकीमिया वगैरह, उसमें क्या नजर आ सकता है? मैम स्प्लीन उसकी स्प्लीनोमेगैली होगी उसको, स्प्लीनोमेगैली हो सकती है, हेपेटोमेगैली हो सकती है, इसके अलावा लिम्फेडेनोपैथी, ये आप एक्सपेक्ट करेंगे। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे? सीटी गाइडेड बायोप्सी करेंगे उस एरिया, या अगर हमें लग रहा है कि ये इलियोसिकल ट्यूबरक्लोसिस है तो उसमें फिर वो इंटेरोस्कोपी करते हैं गैस्ट्रोमाइड, मतलब वो कोलन से जाते हैं इलियोसिकल एरिया और वहां पर जो है वो बायोप्सी लेते हैं। बाज़ वक्त ऐसा होता है कि ट्यूबरक्लोसिस और मैलिग्नेंसी के अंदर एक्कम्पनिंग एसाइटिस भी होती है, तो हम उस एसाइटिस का भी स्पेसिमेन लेके तो भिजवा सकते हैं लैब में। और वो कैसी एसाइटिस होगी, ट्रांसुडेटिव या एक्सुडेटिव? टीबी और मैलिग्नेंसी में कैसी होती है? एग्जीडेटिव। व्हाट इज सैग? सीरम एसाइटिस एंड एल्बुमिन एंड हाँ, वो अगर ग्रेटर देन 1 हो उसका मतलब होता है पोर्टल हाइपर, और अगर लेस देन 1 हो तो उसका मतलब है कोई और कॉज है। तो हम अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड में हमें कुछ स्पेशल चीज मिलती है, हम उसका सीटी कर सकते हैं, सीटी गाइडेड बायोप्सी वुड बी द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट, इस पे कंफर्म हो जाएगा डायग्नोसिस। और तीसरे नंबर के ऊपर जो है अगर एसाइटिस है तो हम उसका टैप कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हमें ये कुछ भी नहीं मिला इन तीनों में से, तो जो हमारे बाकी के टेस्ट हैं जो हम करवाएंगे जरूर इस मरीज में, HIV का टेस्ट हम जरूर करवाएंगे, एकोकार्डियोग्राफी हम जरूर करवाएंगे टू सी के इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, क्योंकि पाउडर पी रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो आईवी भी ना लेता हो, आईवी भी हो सकता है कि वो लेता हो, वो करवाएंगे हम, ठीक है। अगर फीवर हाई ग्रेड हो रहा है तो कल्चर्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर एंटीबायोटिक, ब्लड का भी यूरिन का। समझ आ रही है? मेकिंग सेंस? बस ठीक, थैंक यू।